हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव सिंह और हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं हम स्टार्ट फिजिक्स क्लास 12th और चैप्टर नंबर 2। तो आज जो हम लेकर आए हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं और इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम क्या है विद्युत फ्लक्स। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पिछले चैप्टर में आपने जो पढ़ा होगा विद्युत बल रेखाएं पढ़ा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लूइड लाइंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी विद्युत क्षेत्र को ठीक है शो कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए ही हमें विद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता होती है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या है। अगर देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई विद्युत क्षेत्र है, अगर उस विद्युत क्षेत्र में हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ रख दें, कोई विद्युत क्षेत्र है उसमें हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया, तो उस पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं हैं और मैंने क्या ले लिए, एक समान विद्युत क्षेत्र लिया। मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या है बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं होंगी जो कि कैसे होंगी, समांतर है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक पृष्ठ को रख दिया, काल्पनिक पृष्ठ है ये। ठीक है, कल्पना की मैंने एक पृष्ठ की, तो इसमें कल्पना की है मैंने एक पृष्ठ की और ये कैसा रखा है, लंबवत रखा है, यानी क्षेत्र की दिशा के कैसे रखा है, लंबवत रखा है। तो देखिए इससे गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, तो देखिए इससे बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही है। मान लीजिए इस तरीके से काफी सारी बल रेखाएं हैं इसमें, इस तरीके से मान सकते हैं कि इसमें से बहुत सारी बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो देखिए जितनी बल रेखाएं इसके अंदर से होकर गुजर रही है, पृष्ठ के अंदर से, देखिए ये गुजर रही है, ये यानी इतनी बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर से होकर गुजर रही है। तो इन बल रेखाओं की संख्या को आप क्या कर लें, काउंट कर लें और यही हो जाएगा हमारा विद्युत फ्लक्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब मान लीजिए हमारा कोई एक पृष्ठ है ये, ठीक है, इसमें से काफी सारी बल रेखाएं इस तरीके से गुजर रही है, इसमें से काफी सारी बल रेखाएं इस तरीके से गुजर रही हैं मान लीजिए। ठीक है, और एक पृष्ठ है आपका, मान लीजिए ये, इसमें से कुछ बल रेखाएं इसमें से भी गुजर रही है। ठीक है, और मान लीजिए दोनों जो पृष्ठ हैं ये, इनके ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल क्या है, बराबर बराबर है। ये भी ए है, ये भी ए, इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बराबर बराबर है, लेकिन इससे बल रेखाओं की संख्या ज्यादा गुजर रही है और इसमें से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये है कंडीशन, इसमें विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, क्योंकि इससे बल रेखाओं की संख्या ज्यादा गुजर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक तरीके से बल रेखाओं की संख्या जो होती है उनको काउंट कीजिए आप, बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं, कोई नई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो एक बार और सुन लीजिए इसकी परिभाषा, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए कोई काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कितना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, फाई। इसमें सफिक्स में ई भी बना सकते हैं आप, ठीक है, या सिर्फ आप फाई से भी प्रदर्शित करते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इसे देखिए हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए फाई जो होगा, अगर मान लीजिए हमें निकालना है इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और फिगर लेता हूं, उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर मैंने एक और फिगर ली है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इसमें विद्युत बल रेखाएं होंगी। ठीक है, इसमें मैंने काल्पनिक पृष्ठ ले लिया है और उसका जो क्षेत्रफल रखा है, मैंने क्या रखा है, कैपिटल ए रखा है।
मान लीजिए ए क्षेत्रफल का कोई एक पृष्ठ रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका मैंने क्या ले लिया, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया मैंने इस पर डी ए। तो डी ए जो होगा इससे गुजरने वाला पहले फ्लक्स देखेंगे हम कि इस छोटे से क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा होगा इतने से, क्योंकि हमें जो निकालना है पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसमें छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे डी ए, पहले उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे हम, फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और हमारा पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए इस पृष्ठ पर कोई एक बिंदु है ये, इससे अगर मैं स्पर्श रेखा खींच दूं तो ये क्या हो जाएगा, ई वेक्टर की डायरेक्शन यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। जो कि बल रेखाओं का, विद्युत बल रेखाओं का क्या होता है, गुण होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इस पृष्ठ पर अगर मान लीजिए क्षेत्रफल सदिश खींचूं तो वो कुछ इस तरीके से होगा डी ए वेक्टर, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है, इसको मैं यहां बना देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा इस पर डी ए वेक्टर। तो क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो क्या होता है, पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है, मान लीजिए वो इधर है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो ये हुई। इनके बीच में जो मान लिया मैंने एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इस पर, इसके लिए ध्यान रखेंगे इस छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल से, तो मैं लिखूंगा सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स कितना गुजरेगा। देखो सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स मैंने ले लिया है डी फाई, क्योंकि फाई क्या होता है, पूरे फाई जो है पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, लेकिन मुझे इसके से छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्या बना दिया, डी फाई मान लिया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हमेशा क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमेशा फ्लक्स के बराबर होता है, और यही क्या है इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसको अदिश रूप में जब हम लिखते हैं तो वो हो जाता है ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा जो है वो ये वाला एंगल है। ये तो है इतना जो फ्लक्स गुजरेगा वो केवल इस क्षेत्रफल डी ए से गुजरेगा, मुझे चाहिए इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो अब हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आपको संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए ना, तो इसलिए क्या कीजिए आप डी फाई का इंटीग्रेशन कीजिए आप, ठीक है। और मान लीजिए वो फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स है फाई, जो कि क्या होगा इंटीग्रेशन डी फाई का, यानी डी फाई के इंटीग्रेशन के बराबर होगा। अब डी फाई की जो वैल्यू है ये इसको रख दीजिए आप यहाँ ई डी ए कॉस थीटा, यहां से ई कॉस थीटा को आप बाहर कर देंगे, फाई बराबर ये हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा और इंटीग्रेशन डी ए। तो फाई कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू इंटीग्रेशन डी ए। डी ए है आपका छोटा सा क्षेत्रफल ये, और इंटीग्रेशन डी ए का मतलब हो गया पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि क्या है हमारा कैपिटल ए है, यानी कि इसको हम कर सकते हैं फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इस पृष्ठ से वो ई ए कॉस थीटा होगा। अब एक चीज देखिए, इसमें जो मैंने आपको बताया था कि यहां से जब हम वेक्टर स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें कॉस थीटा लगा देते हैं। अब कॉस ही क्यों आता है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर ई है, ये आपका ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, जो कि आपका कैसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिफरेंट किसी डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए एंगल क्या है, थीटा है, तो हमें इसके दो कंपोनेंट ब्रेक करने होंगे, यानी इसके दो घटक करने होंगे। तो दो घटक करेंगे तो आपका क्या होगा, एक तो ये हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा, और एक हो जाएगा इसका दूसरा वाला ये हो जाएगा आपका ई साइन थीटा।
तो ध्यान रखना हमें कौन सा लेना है, ई कॉस थीटा लेना है। ई कॉस थीटा ही क्यों लेना है, क्योंकि ई वेक्टर हमारा इस दिशा में है। तो ध्यान रखना ई वेक्टर और ई कॉस थीटा, ठीक है, ये वाला जो आपका कंपोनेंट है, ठीक है, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, एक ही दिशा में आ रहे हैं। अगर मान लीजिए ये एक दिशा में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो पृष्ठ है वो कैसा है, विद्युत क्षेत्र के, ठीक है, कैसा रखा है, लंबवत रखा है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल सदिश कैसा आता है, समांतर आता है, अभिलंबवत आता है। तो अभिलंबवत जब ये आपका विद्युत क्षेत्र के साथ, ठीक है, पृष्ठ कैसा होगा, लंबवत होगा, तभी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर आपके क्या जाएंगे, एक ही दिशा में होंगे, समांतर होंगे। और यही हमारी क्या है, डेफिनेशन है कि हमेशा पृष्ठ जो होता है विद्युत क्षेत्र की क्या होता है, लंबवत होना चाहिए, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको कि किसी विद्युत क्षेत्र में अभिलंबवत रखे गए पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में होंगे तो उस कंडीशन में जो पृष्ठ होगा आपका विद्युत बल रेखाओं कैसा होगा, अभिलंबवत होगा। और जिस कंडीशन जब ये आपका पृष्ठ अभिलंबवत होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा की, उस स्थिति में सबसे अधिक बल रेखाएं पृष्ठ से होकर गुजर रही होती हैं, इसीलिए वहां पर सबसे अधिक फ्लक्स मिलता है आपको। और यही आपकी क्या है, डेफिनेशन है। इसीलिए हमें कौन सा कंपोनेंट लेना होता है, ई कॉस थीटा लेना होता है। और ई कॉस थीटा होगा हमारा, इसीलिए यहाँ पर क्या आता है, इस फॉर्मूले में कॉस आता है। तो रीजन आपको पता चल गया होगा कि आखिर इसके साथ कॉस ही क्यों आता है। तो ये था इसका रीजन। ओके, अब देखिए मैं इसकी विशेष कंडीशन लेता हूँ, कुछ स्पेशल कंडीशंस लेता हूँ, विशेष स्थितियां। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि जब ई वेक्टर और डी ए वेक्टर आपके कैसे हैं, एक ही दिशा में है, यानी समांतर है, उस कंडीशन में होता है कि पृष्ठ कैसा होता है, लंबवत होता है विद्युत क्षेत्र के, तो सबसे अधिक फ्लक्स होता है। तो इस चीज को हम थीटा की वैल्यू चेंज करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा होता है या नहीं भी होता है, ठीक है। तो देखिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं स्पेशल कंडीशंस, विशेष स्थितियों में। नंबर फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि ई वेक्टर और ए वेक्टर के साथ, यानी ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के साथ क्या था, एंगल क्या था, थीटा था। और वो थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, देखिए थीटा बराबर 0 का मतलब हो गया कि जो पृष्ठ है वो विद्युत क्षेत्र कैसा रखा है, लंबवत रखा है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे, देखिए बाई फिगर समझेंगे, हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है आपका पृष्ठ, ठीक है, ये है आपका पृष्ठ, और विद्युत क्षेत्र जो है वो कैसा है, इधर है, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और पृष्ठ कैसे रखा है आपका, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ कैसे रखा, अभिलंबवत रखा है। देखिए समझने की कोशिश करते हैं, देखिए समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए ये है आपका पृष्ठ, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र है आपका ऐसा, और पृष्ठ को कैसे रखना है आपको, लंबवत, यानी पृष्ठ रखा है आपने इस तरीके से, ऐसे रखा है पृष्ठ को आपने, ठीक है। तो इस कंडीशन विद्युत क्षेत्र ऐसे है, मतलब बल रेखाएं कैसे जा रही है, इधर से जा रही है अंदर की ओर। तो यहाँ इस पर बहुत सारी बल रेखाएं हैं जो कि कैसे जा रही है, इसके आर पार जा रही है, विद्युत बल रेखा इससे जा रही है। तो देखिए पृष्ठ कैसा है, पृष्ठ के कैसा होगी बल रेखाएं, लंबवत जा रही है, ठीक है। तो पृष्ठ के लंबवत जा रही है, इस तरीके से जा रही है, निकल के इधर से एंटर करेंगे और इधर को निकल जाएंगे, ऐसे इधर से एंटर करेंगे, इधर को निकल जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, मतलब बल रेखाओं की दिशा ये है, और पृष्ठ जो रखा है कैसे रखा है, क्षेत्र के साथ लंबवत रखा है। तो ये कंडीशन है वो, ठीक है। अब देखिए इस स्थिति में होगा क्या, अब इसका डी ए वेक्टर जो होगा वो कहां होगा, इसका अगर मान लीजिए छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया हमने, तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहां होगा आपका, वो भी किस दिशा में होगा, इसी दिशा में हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या आ गया, 0 आ गया। तो ध्यान रखना ये जो थीटा जो होता है वो आपका ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ना कि पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच का। तो हम ये समझने की कोशिश गलती कर देते हैं कि यदि थीटा बराबर 0 है, ठीक है, तो होता यह है कि पृष्ठ कैसा रखा होता है, लंबवत रखा होता है। सुनने में थोड़ा सा उल्टा सा लग रहा है। और यदि पृष्ठ समांतर होता है विद्युत क्षेत्र के, तो उस कंडीशन में ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच एंगल 90 होता है। तो ये थोड़ा सा उल्टा सा लगता है हमें सुनने में, तो उसका रीजन यही है कि चाहे ई वेक्टर के साथ पृष्ठ चाहे लंबवत हो,
लेकिन उसका क्षेत्र सदिश जो होता है वो समांतर ही होता है और हमेशा थीटा जो होता है इन दोनों के बीच का होता है, इसलिए उस कंडीशन में थीटा 0 होता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है यहाँ पर, आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों। तो ध्यान रखना, इस कंडीशन का मतलब है कि जो आपका पृष्ठ है वो कैसा रखा है, विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा है। तो लंबवत रखने के साथ क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं फाई। क्या होगा, E और A cos थीटा, और थीटा क्या है आपका 0 है, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, E A हो जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, अधिकतम आ गई। और यही मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, आपको क्या बताया था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के साथ अभिलंबवत रखे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात जब पृष्ठ आपका कैसा रखा हो, विद्युत क्षेत्र के साथ लंबवत रखा हो, तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा बल रेखाएं गुजरती हैं और वहां पर फ्लक्स का मान सबसे अधिक होता है। तो वही कंडीशन आप देख रहे हैं कि अभिलंबवत रखा है पृष्ठ, मतलब थीटा 0 हो गया, और थीटा 0 रखने से फाई बराबर E A हो गया। ये वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई, अधिकतम आ गई। तो यही मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि इस स्थिति में सबसे अधिक फ्लक्स पास होता है, और यहाँ पर भी मैक्सिमम ही आ रही है वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब इसमें सेकंड कंडीशन लेते हैं कि यदि थीटा बराबर क्या हो, थीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब हो गया कि पृष्ठ जो है वो कैसा रखा है, क्षेत्र के साथ समांतर रखा हुआ है। इस कंडीशन में जो फिगर होगी क्या होगी आपकी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। पृष्ठ जो रखा है कुछ इस तरीके से रखा है, विद्युत क्षेत्र इस तरीके से है E वेक्टर, लेकिन इसका क्षेत्र सदिश जो जाएगा वो कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, DA वेक्टर लगाकर AE वेक्टर लगा दें, इसका इसी का ही क्षेत्र सदिश ले लिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा आपका, A वेक्टर आपका इधर गया। ठीक है, अगर आप छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो फिर आप DA वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया है। इस कंडीशन में देखिए जब समांतर रखा होता है, समांतर मतलब कैसे, ऐसे था पहले पृष्ठ लंबवत के लिए, अब आपने कैसे कर दिया, घुमाकर ऐसे कर दिया। ठीक है, कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया है, तो इसका क्षेत्र सदिश कहां गया, ऊपर गया। तो देखिए ये जो मैंने क्षेत्र सदिश दिया है इसका ऊपर दिखाया है, और विद्युत क्षेत्र कैसा, ऐसे बल रेखा ऐसे जा रही है, लेकिन इसका क्षेत्र सदिश आ गया ऊपर। तो देखिए इन दोनों में क्या होना, 90 का एंगल होना, ये वो कंडीशन है। तो इस स्थिति में क्या होगा, फाई बराबर E A cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, यानी फाई बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब क्या हुआ इसका, मिनिमम। तो हम कह सकते हैं कि सबसे कम जो विद्युत फ्लक्स पास होगा तब होगा जब पृष्ठ जो है आपका कैसा रखा हो, क्षेत्र की दिशा के साथ समांतर रखा हो, अर्थात थीटा बराबर 90 हो। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं हम कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री है। 180 का मतलब क्या हो गया, इसको 180 डिग्री पर घुमा कर रख दिया, मतलब कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पृष्ठ कैसा हो गया, 180 का मतलब है फिर से लंबवत आ गया। देखिए पहले ऐसा था, फिर आपने ऐसे कर दिया, और फिर आपने ऐसे कर दिया, तो ये हो गया 180 डिग्री पर घुमा दिया आपने। ठीक है, तो फिर से क्या आ गया, पृष्ठ फिर से लंबवत आ गया, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। पृष्ठ जो था आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, पहले इधर को दिखाई दे रहा था ये, अब उधर को दिखाई देगा ये, मतलब क्या कर दिया मैंने, इसे 180 डिग्री से रोटेट कर दिया है। तो इस स्थिति में भी देखो E वेक्टर आपका इधर रहेगा, लेकिन पृष्ठ क्या हो गया, घूम गया। पहले जब ऐसा था तो बल जो क्षेत्र सदिश था वो ऐसे था, अब आपने 180 घुमा दिया इसको और ऐसे कर दिया, तो देख रहे हैं आप कि विद्युत क्षेत्र का जो क्षेत्र सदिश होगा वो कहां जाएगा, इधर को जाएगा इस कंडीशन में। तो अब ये D इसका जो A वेक्टर हो गया वो कहां गया, इस तरफ चला गया, मतलब थीटा क्या हो गया इसमें 180, और वही हमने ऊपर ले रखा। ठीक है, अब देखिए फाई कितना हो जाएगा, E A cos 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, फाई बराबर हो जाएगा माइनस के E A। तो यहाँ पर भी क्या होगा, विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, अधिकतम तो होगा परंतु कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा परंतु धनात्मक होगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए
धनात्मक और ऋणात्मक कब आता है, इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए कि यदि किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होती है, विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही होती है पृष्ठ से होकर के, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। और विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक कब होता है, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कब मिलेगा आपको, जब मान लीजिए किसी पृष्ठ में बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही हो, किसी पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही होती है, तो वहां आपको जो मिलता है विद्युत फ्लक्स वो कैसा मिलता है, ऋणात्मक मिलता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से याद करने की टेक्निक बता सकता हूं मैं। देखिए मैंने बताया था जब किसी पृष्ठ में बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर की ओर निकल रही होती है, इस तरीके से बाहर निकली है पृष्ठ से, तो इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक विद्युत फ्लक्स मिलेगा। तो इस चीज को याद कैसे करेंगे, हम जानते हैं प्लस क्यू आवेश से तो निकल के बाहर की ओर बल रेखा है, तो कैसा होना चाहिए, धनावेश से बल रेखा बाहर निकल रही, इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। ऐसे आप कर सकते हैं आप इस चीज को। और हम जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें बल रेखाएं क्या आती है, अंदर की ओर आ रही होती है, इस तरीके से, ठीक है। और अभी मैंने बताया था आपको फ्लक्स का मान ऋणात्मक कब होगा, जब किसी पृष्ठ में बल रेखाएं अंदर की ओर आ रही होती हैं, तो वहां आपको ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स मिलता है। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स की याद करने की टेक्निक, क्योंकि हम जानते हैं पृष्ठ में अंदर की ओर बल रेखाएं आ रही हैं और वो आती है माइनस यानी ऋणावेश के लिए आती है, जब ऋणावेश होता है तो विद्युत बल रेखा अंदर की ओर आती है, तो ऋणावेश होता है तब होता है ना, इसलिए याद रख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स भी कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप टेक्निक से। तो ध्यान रखना, जब फ्लक्स धनात्मक कब मिलेगा आपको, जब बल रेखा पृष्ठ से बाहर की ओर जा रही हो, और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कब मिलता है, जब बल रेखा पृष्ठ में अंदर की ओर आ रही हो। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको विद्युत फ्लक्स समझ में आया होगा। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमको सपोर्ट करें, ठीक है, ताकि मैं आपको और भी वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूं, ठीक है। तो मिलूंगा फिर मैं आपके साथ अगले नए टॉपिक के साथ। अगर आप थोड़ा हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो प्लीज अपना प्यार दिखाइए, एक लाइक जरूर करें वीडियो को, ठीक है। और अगर आगे के टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे के टॉपिक भी इसी तरीके से पढ़ाऊं, तो प्लीज कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।